की रिसेशन है। और इसमें से सबसे बड़ा बड़ा हो जाता है कि एआई बबल, जो एआई के बारे में जो कहा जा रहा है कि एआई बबल है, बड़ा हो रहा है, तो ये बातें हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि एआई वहां फल फूल रहा है। वैसे ही सोने और चांदी में भी बिल्कुल। आप एसआईपी, खासतौर से चांदी में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स दलील दे रहे हैं, ये जीडीपी क्यों बढ़ा, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया गया, टैरिफ में जो है 17% एवरेज पड़ रहा है हेवी लोगों पे, ना बुल ना बियर, सबसे आप सामना कर लेंगे सिप। सिप मतलब उसको हर महीने खरीदिए, थोड़ा थोड़ा कर दिए, तो जैसे उससे हम क्या होगा कि म्यूचुअल फंड्स के आपको। लिए सलाह देते हैं कि एसआईपी कीजिए, वैसे ही सोने और चांदी में भी बिल्कुल। आप एसआईपी, खासतौर से चांदी में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। जी जी जी। अब देखिए सोना चांदी में क्या हुआ, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब जितने बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, जैसे मॉर्गन का एक रिपोर्ट आया है कि आप 60% शेयर बाजार में लगाइए, 20% बॉन्ड में या एफडी जो भी आप कहें उसमें लगाइए, और 20% जो है सोना चांदी में लगाइए, तो 20% वेटेज दे रहा है। ठीक है, पहले आपने यही आपने चांदी को फंड। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चांदी में अभी तेजी बनी रहेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है, ऑल टाइम हाई जो है उसको भी वो पार कर जाएगा और पैसे थोड़े थोड़े करके आपको लगाने हैं। सोने की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में सोना तो गिर गया था, 1,30,000 से हमने 1,19,000 पर आते देखा, अब एक बार फिर से 1,22,000 पर वो पहुंच गया है। अब ये तेजी आगे की तरफ बनी रह सकती है, इसके लिए फैक्टर्स क्या हैं जो सोने की कीमत को प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तो खरीद रहे हैं, खरीदारी उन्होंने जारी रखी है। सीजनल बाइंग इंडिया में तो शादियों के हिसाब से चलती है, अभी शादी का सीजन है, जाहिर सी बात है कि वो डिमांड वहां पर बनी रहेगी। सोने को और क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही हैं? देखिए सोना के लिए जो सबसे बड़ा चीज है वो डॉलर हम्म। और इकोनॉमिक क्राइसिस, हम्म। जो एक जो दिख रहा है इस समय। इस समय देखिए ऐसा इत्तेफाकन है कि शेयर भी भाग रहा है, बिटकॉइन भी भाग रहा है, प्लॉट और फ्लैट भी भाग रहा है, और सोना चांदी भी भाग रहा है, हर कुछ भाग रहा है। हम्म। तो इसमें जो समझदार लोग हैं, देखिए सोना चांदी में क्या है, एक तो बैंक खरीद रहा है, उसका मामला बिल्कुल डॉलर से है कि डॉलर के कंपेयर में जो अपनी करेंसी को मजबूत करना है, इसलिए उसको जो है वो खरीद रहे हैं। दूसरा, जो बाकी जो इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, कि अगर आप बैंक को देखें, जो सेंट्रल बैंक है वो 14% के आसपास खरीदता है, 17% जो है वो बाकी इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स भी इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है, जो बातें आ रही है कि अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, तमाम बातें हर एक्सपर्ट कह रहा है। इस समय जो आप जिस एक्सपर्ट्स को सुने, सब लोग कह रहे हैं। जब 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसमें बहुत इक्का दुक्का लोग कहे थे कि भैया इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, और तमाम बातें। और उसके पहले जो है 2000 में भी बहुत कम लोग बोल रहे थे, लेकिन इस समय आप जिसको देखें, यूट्यूबर से लेकर सब लोग बोल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, और इसके लिए एक सेफ जो है वो गोल्ड दिख रहा है। हालांकि इकोनॉमिक क्राइसिस होगा या नहीं होगा, वो एक बड़ा जबरदस्त डिस्कशन है, उसमें एक लंबा बुलेटिन बन सकता है, लेकिन इसके मद्देनजर लोग सेफ जोन खोजते हैं, तो गोल्ड जो है वो ऑलवेज सेफ है। इसलिए गोल्ड की तरफ अभी रुझान बना रहेगा, और आने वाले समय में गोल्ड बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि गोल्ड जो है वो सिर्फ 54,000 मेट्रिक टन जो है वो जमीन के नीचे पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से निकल रहा है, 3,500 मेट्रिक टन हर साल निकाला जा रहा है, तो इस तरीके से देखा तो अब 18 साल में खत्म हो जाएगा गोल्ड, अगर नया माइन नहीं मिला तो गोल्ड में डिमांड बना रहेगा, ऑलवेज बना रहेगा। ठीक है, आप क्या छोटा अब मोटा जैसे आपने चांदी के लिए कहा कि अपने ऑल टाइम हाई जो था 1,78,000 उसे पार कर जाएगा, क्या सोने में अब से कुछ दिन पहले जो 1,30,000 का रिकॉर्ड बना था, ये आपको लग रहा है कि ये भी अब आने वाले दिनों में बिल्कुल पार होने की स्थिति है और बहुत दूर नहीं है, जल्द ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको 1,30,000 तो बहुत छोटा पड़ाव होगा इसके लिए। ये इसकी जो है रेस जो है, ये लंबे रेस का घोड़ा है, अभी काफी दौड़ेगा ये, लेकिन उस दौड़ने के दरमियान आपको डराएगा, आपको थकाएगा, आपसे जो है चीजें बिकवा देगा, वो नीचे भी जाएगा। मतलब देखिए, जो रैली होती है, रैली कोई नहीं होता कि अचानक से यहाँ से शूट करता हुआ ऊपर चला जाए। अगर ये कहा जा रहा है कि 25% गोल्ड बढ़ जाएगा एक साल के अंदर, तो 25% सीधे नहीं बढ़ जाएगा, फिर तो 5 दिन के अंदर बढ़ जाएगा। उस उतार चढ़ाव। 25% बढ़ने में वो ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसा कि आप ईसीजी देखते हैं, जो ग्राफ बनता है ऊपर नीचे, उसी तरीके से होता रहेगा। इन्वेस्टर्स की तो इसमें धड़कन अभी भी तो उसी तरीके से ऊपर नीचे चलती है सोने के रेट के हाँ, जो साथ। टिके रहेंगे तो टिके रहेंगे। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबल क्रैश, ये जो आर्थिक मंदी, ये दुनिया की सबसे खराब आर्थिक मंदी, चाहे आपने रे डैलियो का नाम लिया हो या इससे पहले हमने रॉबर्ट कियोसाकी को डिस्कस किया था, इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं ये बार बार मंदी की आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? और एक इंडिकेशन के तौर पर ये बता रहे हैं कि देखिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो सोना खरीद के अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। दुनिया अब डॉलर स्टैंडर्ड की बजाय गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका कमजोर हो रहा है, वहां पर शटडाउन है ही ऑलरेडी, हम जानते हैं। कर्ज उन पर ऑल टाइम हाई चल ही रहा है। दुनिया में अलग अलग जंग चल रही हैं। ये ग्लोबल मंदी की, आर्थिक मंदी की आशंका के पीछे का कारण क्या है? क्यों इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बार बार ये आशंका जता रहे हैं?
देखिए उसमें जो रे डालियो का जो बात आपने कहा, उन्होंने कहा कि 100 साल में सबसे बड़ा होगा और बहुत बड़ा क्रैश होगा। 100 साल वाला हो नहीं पाएगा क्योंकि 1929 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 10 साल तक चला था। और उसमें फेड की गलती थी, तमाम गलती थी। फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था कि लोग पैसे लेने, पैसे देकर सोना न ले जाए, इसके चक्कर में। बाद में 1933 में सोना को खत्म किया उससे, वो एक अलग कहानी है। दूसरा, जो अगर आप इसको देखें, जो उनके जो 7-8 पॉइंट्स हैं, वो कोई मतलब जेन्युइन लग नहीं रहा है इसमें। वो पॉइंट सब उसमें लंबा हो जाएगा बुलेटिन आपका, तो वो ठहर नहीं रहा है भले डाल्यूस आपका। लेकिन जो बातें देखी जा रही है, जैसे 1929 हो गया, 2000, 2008, 2020, यहाँ जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, तो उसके पहले एक चेतावनी देता है जरूर। वो एक चेतावनी आता है, तो उस चेतावनी को भांप रहे हैं इस बार। क्योंकि पिछले बार जो है 2000 में जो है लोगों से गलती हो गई, लेकिन जो कहानियां हैं वो अलग अलग है। क्योंकि आप देखें अगर कि 2000 में जो डॉट कॉम बबल था, उसमें फेड ने जो है ब्याज दर बढ़ा दिया था, 6.5% बढ़ा दिया था, और 17 बार बढ़ाया था कि लोग जो है उसमें से जो है इसमें पैसे ना लगाए। और उस समय डॉट कॉम बबल में क्या था कि जो जिन शेयर्स में पैसे लगाए जा रहे थे, जिस आईटी सेक्टर्स में लगाया जा रहा था, उसका अकाउंटिंग ठीक नहीं था। वो बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड थी, तो उसमें पैसे जा रहे थे, बड़ा चंग जा रहा था, और वो सब कंपनियां गायब हो गई। तो उसके कारण जो है बबल फटा। दूसरा बात क्या हो गया कि तो 2009 वाला जो हाउसिंग बबल हुआ, वो भी बड़ा फॉल्ट था। मतलब इस समय की तुलना में अगर देखें तो बड़ी गलती थी। उसमें क्या किया कि 0% आप जैसे डाउन पेमेंट करके लेते हैं मकान, यहाँ पे 10%, 20%, वहां 0% पे दे रहा था। और आपने मकान लिया, मकान का रेट बढ़ गया। रेट बढ़ने के बाद जैसे आपने 1 लाख का मकान लिया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख के बाद आप उस 1.5 लाख को, उस मकान को फिर मॉर्गेज रख दिया आपने। फिर आपने मॉर्गेज रख के आपको 1 लाख मिल गया, तो आपने फिर 80,000 का एक मकान ले लिया। फिर वो 80,000 का मकान 1,20,000 पे चला गया। तो क्या हुआ कि आप एक ही मकान से जो है 3-4 मकान बना लिए, और बैंक को लगा कि इससे फायदा हो जाएगा। लेमन ब्रदर्स का था ये। और वो अंत में क्या होता है कि जब आप चीजें जब ये क्रैश होता कैसे, बबल कैसे फटता है, जब ये फूल जाता है पूरी तरीके से, और जब अंतिम लेने वाला आदमी पीछे हट जाता है, उसके बाद से ये क्रैश आता है। तो उस तरह से मकान वाला क्रैश हुआ, जिसके कारण जो है वो बड़ा जबरदस्त हुआ। और इसमें ये देखा जाता है, जो रिसेशन की जो बात करते हैं, जब 2000 का अगर आप देखें तो 2000 का बबल था। 2000 को रिसेशन मत बोलिए, क्योंकि 2000 में जो है जो ये देखा था कि दो क्वार्टर लगातार जो है वो नेगेटिव हो जीडीपी। अब अगर आप इसको देखते हैं, 2009 में जो है वो -2.58 रहा था उसके अजकर, और 0, मतलब उसमें 2 बार नहीं रहा था। 2000 में जो डॉट कॉम बबल रहा था, 2 क्वार्टर जो है वो माइनस में नहीं रहा, एक ही क्वार्टर माइनस में रहा था। तो वो रिसेशन नहीं हुआ, वो बबल था, तो उछल गया। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स दलील दे रहे हैं ये जीडीपी क्यों बढ़ा, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया गया, टैरिफ में जो है 17% एवरेज पड़ रहा है हेमिंग लोगों पे। ये 1935 के बाद से सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और ये जो इसमें बहुत सारी कंपनियां ने अपना जो है जो प्रॉफिट कमाते थे उसको कम कर दिया उसने। जैसे चाइना की एक कंपनी है टुमू करके, उसने 17% घटा दिया अपने दाम, ताकि अमेरिका का बाजार ना। नंबर 1। दूसरी बात की, टैरिफ के चक्कर में बहुत सारा सामान पहले से खरीद लिया गया था, तो जिसके कारण जो है Q2 जो है 3.8 का डेवलपमेंट दिखा उसमें, तो वो रिसेशन से बच गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि Q3 और Q4 को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब वो रिसेशन होगा। तो अभी दूर है, लेकिन खतरा बना हुआ है, खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इस समय क्या है कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और एक रिसर्च आया था कि उसका जो उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है, उसमें बड़ा जबरदस्त जो है टैक्स लग जा रहा है, लगभग 64% के आसपास लग जा रहा है। कैसे कि मान लीजिए कि वहां पे एक कार की कंपनी थी, उसका कुछ सामान मैक्सिको जाता था, कुछ कनाडा जाता था, फिर वो सामान बनकर आता था, फिर जाता था उस पर रीडेवलपमेंट के लिए। तो अब ये 3-4 के बार जो गया, तो उस पर हर बार टैक्स लग रहा है, टैरिफ लग रहा है। तो टैरिफ लगने के कारण उसमें 64% कहा जा रहा है बढ़े। तो वो उन तमाम फैक्टर्स को मिलाने के बाद लोग कह रहे हैं कि रिसेशन है। और इसमें से सबसे बड़ा हो जाता है कि एआई बबल, जो एआई के बारे में जो कहा जा रहा है कि एआई बबल है, बड़ा हो रहा है, तो ये बातें हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि एआई वहां फल फूल रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो 6-7 कंपनियां हैं, वो बहुत अच्छा कर रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है। डॉट कॉम बबल के समय जो कंपनियों को पैसा लगा था, वो प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि एनवीडिया, तमाम इन कंपनियों के साथ साथ जो हो गया, अमेजन हो गया, उनका भी सॉफ्टवेयर है, मेटा हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी कंपनियां उठ गई। मतलब 500 यूनिकॉर्न आ चुका है, वहां पे गड़बड़ है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, अब जैसे कहा जा रहा है कि एनवीडिया, वहां पे एक तरीके का चल रहा है कि एनवीडिया जो है वो जो है अमेजन पे खरीद रहा है, अमेजन एनवीडिया पे खरीद रहा है। इस तरीके से आपस में एक दूसरे का माल खरीद रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं।
तो उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि यहाँ रिसेशन का खतरा है। लेकिन अभी इसको कहना बात जो है थोड़ा सा जल्दी होगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन नो डाउट खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भारत रिसेशन के का स्टॉक तब्दील मार्केट होगा। को लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। हालांकि पिछले एक वर्ष में भारत का स्टॉक मार्केट बहुत तेज गति से नहीं दौड़ा है, लेकिन कुछ वक्त पहले तक वो बहुत तेज गति से दौड़ रहा था और लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पर ना तो इतनी इंडस्ट्री लग रही है, ना तो इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ना ही हमारा सर्विस सेक्टर इतना तेज दौड़ रहा है जितना हमारा स्टॉक मार्केट तेज दौड़ रहा है। हालांकि जैसा मैंने कहा, पिछले एक वर्ष में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन क्या भारत के स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको ऐसा लगा कि पिछले 3-4 वर्षों में कोई बबल बनता नजर आया है, या फिर कोई ऐसा खतरा जो अभी यहां से ना आपको नजर ना आ रहा हो लेकिन जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत है? देखिए, भारत का शेयर बाजार ना बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक तरीके से कहें तो पहले क्या होता था कि अमेरिका के शेयर बाजार से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, प्रभावित अब भी होते हैं, क्योंकि एफआईज इक्वाली करता है तो हम प्रभावित होते हैं। लेकिन ये हो गया कि जो आम निवेशक है उसका इतना जबरदस्त पैसा आ रहा है कि वो डीआई, देखिए 2009 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो उस समय हमारा शेयर बाजार 60% गिर गया। जब अमेरिका का गिरा, हम भी गिर गए। तो उस समय जब मनमोहन सिंह थे तो उसने ये हुआ कि भाई ये गिर क्यों गया, तब डीआई का फॉर्मेशन हुआ। जो म्यूचुअल फंड के जरिए जो पैसे जा रहे थे वो ऐसे ही जा रहे थे, कोई एक अम्ब्रेला की तरफ नहीं जा रहा था। उसके बाद से आप देखिएगा जब एफआई बेचता है तो डीआई खरीदता है पहले। अब तो पैसे का इतना फ्लो है कि डीआई जो है ऑलवेज खरीदता है। तो क्या होता है कि शेयर बाजार को संभाल कर रखता है। अब ये देख लीजिए कि 3,20,000 करोड़ का शेयर बेच दिया एफआई ने एक साल के अंदर, और डीआई ने जो है उससे ज्यादा लगभग मतलब 5.5 लाख करोड़ से ऊपर का शेयर उसने खरीद लिया। तो क्या वो मार्केट के वो 5% नीचे गिरा, तो संभाल लिया। अगर 3 लाख करोड़ अगर बेच दिया होता है एफआई तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाता है एक तरीके से। तो यहाँ कहानी दूसरी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो अब 60% वाली जो बात है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जनता का पैसा बहुत जबरदस्त आता है। और दूसरी बात कि आप रिसेशन में ये समझे कि रिसेशन में नुकसान किसको होता है। नुकसान जो है ना बुल को होता है ना बियर को होता है, वो नुकसान जो है लालची लोगों को होता है। क्योंकि लालची लोग जो करते हैं कि अगर आपने सपोज कि पैसा खरीद लिया, आपने शेयर खरीद लिया या प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ भी कर दिया और रिसेशन आ गया, आप नहीं बेचे, आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीदा है, आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लॉट खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, और आपने नहीं बेचा, वो बाद में रिवर्स होता है, ये देखा गया है, पूरा बाउंस बैक करता है। तो ये इस तरीके से आप देखिए कोविड के समय ये लग रहा था कि पूरी दुनिया